शुरू करते हैं। गवर्नेंस या शासन व्यवस्था के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 2019 और 2018 2 साल के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए 2017 2017 का पहला प्रश्न स्क्रीन पे है आपके सामने। अच्छा, ये ऑनर मीडिया पैड अपना ऑडियो बंद कीजिए। सतवीर एक बार म्यूट कर दो सबको। ये ऑनर मीडिया पैड कौन है? हाँ ठीक है, म्यूट वो आवाज़ आ रही थी। हाँ चलिए, तो 2017 का पहला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? 150 शब्द 10 अंक। हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस? डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड एज मोर पावरफुल देन फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स इन रिसेंट ईयर्स? तो 150 वर्ड 10 मार्क्स। तो जैसा आप देख रहे हैं, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप के ऊपर प्रश्न है। सिलेबस में टॉपिक ही है प्रभावक समूह या दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स की भूमिका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर आप लोग कुछ बताना चाहें तो अपना ऑडियो ऑन करके बता सकते हैं। कोई अगर कुछ बताना चाहता है प्रश्न के उत्तर में? जी सुभाष बताएं। दबाव समूह तो जैसे अभी जब मान लीजिए कि सरकार ने जैसे ये कृषि कानून लाया है, तो इस पर किसानों का जो संगठन है वो आंदोलन कर रही है। किसानों से जितने भी संगठन है आंदोलन कर रहे हैं सरकार के ऊपर, यानी दबाव डाल रहे हैं कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो हमारे लिए हितकारी नहीं है, इसे वापस लिया जाए। तो मतलब ये जो दबाव समूह होते हैं ये सरकार के अंग नहीं होते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, जिसके कारण सरकार जब नीतियां बनाती है तो कहीं न कहीं इनके मांगों को स्थान देती है। तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में इनकी भागीदारी हो जाती है। और इनको मतलब कई कैटेगरीज है इनके, जैसे धार्मिक दबाव समूह, जैसे RSS, विश्व हिंदू परिषद, ये सब हो गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी कह सकते हैं, उनका जो भी होता है ये जिनको सुनते रहते हैं, नाम भूल रहा हूँ। तो इस प्रकार के साथ दबाव समूह भी होते हैं। छात्रों से जुड़े हुए दबाव समूह भी होते हैं, जैसे ABVP हो गया, मजदूरों का संगठन है, किसानों का संगठन है। तो ये सब जो ग्रुप है, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, तो अगर इनका एक संगठन का रूप है, ये एक जगह एकजुट है, कुछ लोग एक जगह एकजुट होकर के अगर ऐसी अपनी मांग उठाते हैं तो ये मतलब इनको बोलेंगे औपचारिक। और यदि इनका कोई संगठन नहीं है तो अनौपचारिक हो गए। जैसे करनी सेना, तो करनी सेना का अनौपचारिक ही अभी कहा जाएगा, क्योंकि उस तरीके से उनका कोई अभी संगठन नहीं है और राजस्थान से बाहर उनका कोई विशेष ये नहीं। मेरे समझ से तो सर इतना ही है। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल बोलिए। इसमें पहले हम दबाव समूह का डिफिनेशन देंगे कि समाज के मतलब वैसे वर्ग जो अपने समान हितों की पूर्ति के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं, वो दबाव समूह कहलाते हैं। फिर उनको बताएंगे कि वो दो तरह के होते हैं, औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। अनौपचारिक मतलब जो अपने समान हितों के लिए यूं ही ग्रुप बनाकर मतलब उनका कोई गेम यूज होता है, जैसे हो गया आपका
को मतलब प्रभावित करते हैं, वो इसके लिए आंदोलन करते हैं, मीडिया के बीच अपनी बातों को रखते हैं, फिर बैठक का भी आयोजन करते हैं। फिर यहाँ तक कि सरकारी जो कर्मचारी है उनके माध्यम से भी वो अपनी बातों को सरकार के साथ मतलब पहुँचाते हैं और मीडिया को प्रभावित करते हैं। फिर ये भी बताएंगे कि आजकल ये प्रभावित क्यों ज्यादा हो रहे हैं, मतलब औपचारिक से ज्यादा प्रभाव अनौपचारिक हो रहा है, क्योंकि उनकी जो मतलब एक तरह से वो जनता की आवाज होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो औपचारिक रूप हैं तो उनका प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जनता का मतलब लोकतंत्र है तो उसकी भागीदारी कहीं ना कहीं ज्यादा ये होता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। काफ़ी अच्छा बताया है दोनों लोगों ने। दबाव समूह या प्रभावक समूह का प्रभाव और फिर उसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक दबाव समूह, ये प्रश्न है। तो दबाव समूह टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे। चर्चा एक पीछे और क्वेश्चन में भी हमने की थी, आप लोगों ने बताया भी अर्थ सही कि समाज के अलग अलग वर्ग एकजुट होते हैं अपने वर्ग की मांगों को पूरा करने के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए या सरकार पे दबाव बनाने के लिए। दबाव बनाते हैं कि ऐसी नीतियां बने जिससे उनके हित पूरे हों, ऐसी नीतियां ना बने जिससे उनके हितों को चोट पहुंचे। तो ऐसे समूह को हम दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। उदाहरण जो आप लोगों ने दिए बहुत सारे, व्यापार संघ है, मजदूर यूनियन है, किसान आंदोलन है, महिला संगठन है, बहुत सारे ऐसे दबाव समूह हैं। CII, फिक्की, एसोचेम जो अपने अपने वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पे दबाव बना रहे हैं। तो इनका जो काम करने का तरीका है, कार्य प्रणाली है भाई, दबाव बनाना, सभाएं करना, आंदोलन करना, मीडिया के बीच में अपनी बात रखना, लोगों को एकजुट करना, नेताओं, अधिकारियों, मंत्रियों से मिलना, हड़ताल, धरने, प्रदर्शन, ये सारे इनके तरीके होते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि आफ्टर LPG बड़ी मात्रा में इनकी भूमिका बढ़ी है। अमेरिका में तो हमेशा से काफ़ी भूमिका रही है। आफ्टर LPG हम लोगों के देशों में भी भूमिका बढ़ी है, जब से थर्ड पार्टी गवर्नमेंट की हम बात करने लगे हैं, या रोल ऑफ सिविल सोसाइटी की भूमिका बढ़ रही है, तो इस तरह की संस्थाओं की भूमिका बढ़ी है। तो पहला तो हम ये दिखा देंगे जो फर्स्ट पार्ट है। फिर है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? तो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन देखे सिलेबस में हम पढ़ेंगे। लोक प्रशासन में हम देखते हैं ऐसे संगठन जो नियम कानूनों पर आधारित होते हैं, कुछ निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनते हैं, औपचारिक होते हैं। ऐसे संगठन जो आपसी संबंधों के आधार पर स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाते हैं, अनौपचारिक होते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि आजकल औपचारिक की जगह अनौपचारिक की भूमिका बढ़ गई है। सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे CAA कानून। CAA कानून को लेके दिल्ली में जो हो हंगामा हुआ, दंगा फसाद हुआ, शाहीन बाग, तो देखिए वो सब अनौपचारिक ही था। हाँ, कुछ ताहिर हुसैन टाइप थे मास्टरमाइंड जिनकी पूरी प्लानिंग थी, लेकिन वैसे आप देखें तो कोई एक पर्टिकुलर ऐसा संगठन हमारे देश में, व्यापार संघ या कोई मजदूर यूनियन कि जो कहते हैं भारत बंद या देश बंद, तो उस तरह से कहीं कुछ नहीं। 16 दिसंबर को दिल्ली में निर्भया केस हुआ, देखिए आप सोशल मीडिया के थ्रू, रातों रात कितने लोग इकट्ठे हो गए इंडिया गेट, तो एक अनौपचारिक। अन्ना हजारे ने लोकपाल के लिए जन लोकपाल के लिए आंदोलन किया, ठीक है, उन्होंने तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की एक संस्था बनाई, लेकिन लाखों लोगों का सपोर्ट, वो एकदम अनौपचारिक, खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था इतना पूरे देश से लोगों का सपोर्ट मिलेगा, मिला। आरक्षण को लेके देखिए आप, ये करणी सेना का सुभाष ने नाम लिया, या इवन आजकल जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, तो आरक्षण को लेके अलग अलग वर्ग समुदाय आंदोलन करते हैं, धर्म जाति के नाम पे हो रहे हैं, तो बहुत सारे देखें उसमें कोई प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज्ड हो वो नहीं।
भाई यार ऐसे ऐसे युवा संगठन है, बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, उनका एक तरीका है अपना। जनरली आप देखेंगे जो ये औपचारिक संगठन है ये नियम कानूनों के दायरे में रह के काम करते हैं, दबाव बनाते हैं सरकार पे, लेकिन तरीका संवैधानिक होता है इनका, कानूनी होता है। जो लेकिन आजकल के अनौपचारिक है इनका तो तरीका देखिए आप, पूरे दिल्ली को झुलसा के रख देंगे ये। कोर्ट कितना बड़ा टिप्पणी कर रहा है कि भाई स्वतंत्रता के बाद इतने बड़े सांप्रदायिक दंगे दिल्ली में, बिल्कुल भारत विभाजन के बाद। ताहिर हुसैन की जमानत खारिज की कोर्ट ने कि भाई कितना पूरी दिल्ली को सांप्रदायिक हिंसा में झुलसा देने की प्लानिंग थी सबकी। तो आजकल अब ये इस तरह के लोगों के पास कोई काम नहीं है तो अपना या विरोध के नाम पे विरोध, तो बस उग्र सोशल मीडिया ने मौका दे दिया इस तरह से लोगों को जुड़ने का। तो हमें बस औपचारिक दिखाना है। औपचारिक जो बहुत सारे संगठन आप लोगों ने नाम लिए, मजदूर संगठन, महिला संगठन, व्यवसायियों के संगठन, तो ये तो दबाव बनाते हैं, एक इनका तरीका होता है काम करने का। लेकिन अनौपचारिक तो उसके एग्जाम्पल डाल दीजिए आप, भाई ट्रेन की पटरी रोक के बैठे हैं, किसका नुकसान हो रहा है? रेल मंत्रालय ने कह दिया ठीक है हम पंजाब कोई ट्रेन नहीं भेजेंगे, किसका नुकसान हो रहा है? तो औपचारिक जो होंगे वो आप देखिए वो जनरली इस तरह के तरीकों का समर्थन नहीं करेंगे। जो अनौपचारिक ज़्यादा हैं केवल अपने स्वार्थों की वजह से वो इस तरह के ज़्यादा काम करते हैं। तो हमें ये दिखाना है, कंक्लूड करना है कि लोकतांत्रिक देश में इस तरह की संस्थाओं का होना आवश्यक है, लेकिन ये संस्थाएं कानून के दायरे में रहते हुए अपने काम करें तो ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभा पाएंगी। अदरवाइज तो जायज़ मांगे होती हैं तो सरकार पे भी दबाव बनता है कि इनकी मांगों को माने, लेकिन अब नाजायज़ मांग के लिए आप दबाव बनाएंगे। सीए को लेके बिना बात का दबाव था, पता ही नहीं है आपको कि सीए कानून के प्रावधान क्या हैं, मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं है, देश के नागरिकों का कोई उस पर प्रभाव नहीं है, वो तो विदेशी हो, लेकिन फिर भी अभी कृषि कानून पता नहीं है लोगों को कि प्रावधान क्या है, बस विरोध के नाम पे विरोध करना है, राजनीतिक भड़कावा या और जो। तो सरकार को भी पता है कि भाई जेन्युइन कोई बात हो तो माने। तो आपको कंक्लूड यही करना है कि भाई बेहतर है लोकतंत्र के लिए, लेकिन जरूरी है कि ये भी संवैधानिक वैधानिक तरीकों का प्रयोग करें, जायज़ मांगों के लिए दबाव बनाएं, लेकिन नाजायज़ के लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं, तो ज़्यादा बेहतर भूमिका निभा पाएंगे। तो ये पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है महिलाएं जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। इंग्लिश देखें। इज द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एबल टू स्ट्रेटजाइज एंड टैकल द प्रॉब्लम्स दैट वीमेन फेस एट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर्स? गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो महिला आयोग की भूमिका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बताना चाहेंगे आप लोग कोई? सतपीर जरा एडमिट कर दो, 2-3 लोग हैं। कोई बताना चाहेगा? संतोष, प्रतीक?
कोई बताएगा आंसर? ये कहाँ से आवाज आ रही? नहीं तो वो तो कुछ और बोल रहा था, कुछ और था। हाँ तो इनको म्यूट कर दो। कौन है? अच्छा, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस के ऊपर प्रश्न है। प्रश्न है कि महिलाएं जिन समस्याओं का सार्वजनिक और निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क। तो सबसे पहले तो हमें दिखाना है कि महिलाओं की समस्याएं क्या हैं सार्वजनिक और निजी स्थलों पे, और तब फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका की बात करनी है। तो थोड़ा सा आप दिखाइए, शुरुआत कीजिए। 21वीं सदी है, अब महिलाओं को हर क्षेत्र में समानता का दर्जा दिया जा रहा है। महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज़्यादा जोर है। वीमेन वेलफेयर एंड वीमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर है। हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो थोड़ा सा सबसे पहले आप ये वाला पार्ट दिखाइए। वर्तमान समय में महिला पुरुष समानता, महिला सशक्तिकरण के प्रयास। तब उसके बाद दिखाइए कि महिलाओं की समस्याएं क्या हैं। भाई जब अब समानता की बात हो रही, महिलाएं भी नौकरी कर रही, घर के बाहर निकल रही, तो समस्याएं भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब फायदे ही फायदे हैं। तो सार्वजनिक समस्याएं भी और निजी दोनों स्थलों पे समस्याएं। सार्वजनिक स्थल पे समस्याओं में आप दिखाइए, वही सबसे बड़ी समस्या यौन उत्पीड़न की है। वैसा कई बार उन्हें फ्रेंडली उतना माहौल नहीं मिल रहा है जैसा उम्मीद की जाती है। आनुपातिक दृष्टि से प्रोपोर्शनली कम हैं महिलाएं संख्या में पुरुषों की तुलना में, तो इसलिए भी असहज फील करती हैं। भद्दी टीका टिप्पणियां या वो सम्मान नहीं मिलना महिलाओं को जो मिलना चाहिए, अपने आप से कमतर समझना, तो ये सारी समस्याएं जो कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे देखी जाती हैं। टॉयलेट्स या और बाकी इंतजाम नहीं है, या उनकी जो सिक्रेसी एक होनी चाहिए उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो और पारिवारिक स्तर पे भी समस्याएं, फैमिली लेवल पे देखेंगे तो एक तो दोहरा काम की घर का काम भी करना है, और अब ऑफिस ज्वाइन कर लिया है कि कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो भी तो दोहरा काम है। घर पे परिवार, बच्चे, वो सारी जिम्मेदारियां, ज्वाइंट फैमिली है तो और ज़्यादा जिम्मेदारियां, डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा, तो ये सब जो उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो आपको पहले तो कुछ प्रॉब्लम की चर्चा कर लेनी है, और तब उसके बाद दिखाना है कि फिर 1992 में हमने राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन बनाया। वही जब वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन वेलफेयर पे जोर दिया गया, समानता, तो फिर महिलाओं के हितों, उनके कल्याण के लिए, उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए, जो उनका शोषण ना हो, अन्याय ना हो, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की स्थापना हुई।
हमें दोनों पक्ष दिखाने, कुछ उपलब्धियां दिखा देनी है नेशनल वीमेन कमीशन की, कुछ कमियां दिखा देनी है। उपलब्धियों में जैसे भाई कि विशाखा मामले में आप देखेंगे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइन जारी किए उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ऐसी जो जो उपलब्धियां रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महिलाओं का जो अश्लील चित्रण होता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन को जो मैंडेटरी बनाने की व्यवस्था की गई है, रेप विक्टिम्स के लिए जितने राहत और रिहैब वगैरह के इंतजाम किए गए हैं, उन सब में काफ़ी रोल रहा है एनसीडब्ल्यू का। वहीं दूसरी तरफ दिखा देना है कि भाई राजनीतिक मिसयूज हो रहा है, कोई पावर नहीं है उतनी की बेहतर ढंग से काम कर पाएँ, वर्कलोड ज़्यादा हो गया है तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये राज्य महिला आयोगों को ट्रांसफ़र कर देता है काम, या जो शिकायतें लेके जाती महिलाएं उन्हीं से कहता है कि भाई आप लोग राज्य महिला आयोग के पास जाइए। तो ये सब चीज़ें भी देखी जा रही हैं अपने वर्कलोड से बचने के लिए। अब राज्य महिला आयोग क्या कर रहा, नहीं कर रहा, कैसे कर रहा, राष्ट्रीय महिला आयोग को कोई मतलब नहीं है। कोई आपस में ना हायरार्की वाला रिलेशन है, ना कोऑर्डिनेशन या कुछ इस तरह की व्यवस्था। पॉलिटिकल मिसयूज भी, क्योंकि भाई सरकार के द्वारा बनाई गई संस्था है, अपनी मर्जी से सरकार को नियुक्त करना है, अध्यक्ष को, सदस्यों को। विरोधी राज्य सरकारें हैं तो वहाँ महिला आयोग का भी मिसयूज, छोटी सी भी कुछ घटना हो तो तुरंत पहुँच जाए महिला आयोग जांच करने। अभी मुंबई केस आप देखिए, वो जो मुंबई में कौन तो एक अभिनेत्री ने फिल्म निर्देशक के ऊपर आरोप लगाए, तो महिला आयोग के पास भी शिकायत लेके उन्होंने कहा भाई शिकायत तो मतलब अब अभी ये नहीं कह रहे कि वो गलत या सही, लेकिन कहने का मतलब कि विरोधी पार्टी की सरकार है तो ज़्यादा इस तरह से देख रहे हैं हम कि संस्थाएं सक्रिय हो रही हैं। तो आपको दोनों बातें दिखा देनी है और कंक्लूड करना है कि भाई जो इसका पॉलिटिकल मिसयूज है वो रोका जाए और हम इसे इफेक्टिव बनाएं ताकि ज़्यादा बेहतर ढंग से ये अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। इस तरीके से फिर हम उसे कंक्लूड कर देंगे। तो ये 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए। Initially, civil services in India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in civil services? Comment. तो लोक सेवाओं की भूमिका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लोक सेवाओं की 2 क्वालिटी लिखी हैं प्रश्न में।
तटस्थता या न्यूट्रलिटी और प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस। तो सिविल सर्विस की इन दो क्वालिटी की बात की जा रही है कि इन दो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोक सेवाएं बनी थीं, लेकिन वर्तमान में उनका अभाव है, लैकिंग इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो फिर पूछा जा रहा है कि क्या आपको लग रहा है कि इसके लिए हमें लोक सेवाओं में कुछ कड़े सुधार करने पड़ेंगे, ड्रास्टिकल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है? तो जैसे जैसे प्रश्न है उसी के अनुरूप हम शुरू करते जाएं। लोक सेवाएं क्या हैं? एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका क्या है? थोड़ा सा उसकी हमें चर्चा करनी है। देश की जो प्रशासकीय सेवा है उसकी असैनिक शाखा या नागरिक शाखा को लोक सेवा कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी माइनस मिलिट्री सर्विस इज इक्वल टू सिविल सर्विस। चाहे वो पॉलिसी फॉर्मेशन हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन हो, तो ये सारे काम सिविल सर्विस कर रही है आजकल। उनकी भूमिका वेलफेयर स्टेट में और ज़्यादा भूमिका है, डेमोक्रेटिक कंट्री में और ज़्यादा भूमिका है लोक सेवाओं की, क्योंकि नेता पढ़े लिखे योग्य नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। वेलफेयर स्टेट में हर आदमी की आंख से आंसू पहुंचना है, तो और ज़्यादा भूमिका सिविल सर्विसेज की है। थोड़ा सा हम ये दिखाएं। और जो ये सिविल सर्विस की भूमिका है उसके लिए ज़रूरी है कि सिविल सेवाएं न्यूट्रल हों, इफेक्टिवली अपने कामों को पूरा करें। मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी मॉडल हम पढ़ते हैं। मैक्स वेबर ने बताया कि अगर हमें ब्यूरोक्रेसी को आइडियल बनाना है तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का होना जरूरी है। लोक सेवक किसी राजनीतिक दल या उसकी आइडियोलॉजी से अपने आप को संबद्ध नहीं करें, सबसे समान दूरी बना के रखें। तो हमें ज़रूरत है लोकतंत्र में, भाई आप किसी एक राजनीतिक दल से अपने आप को जोड़ लेंगे, जब सरकार बदलेगी, राजनीतिक दल बदलेगा, दिक्कत आपको भी होगी, उसे भी होगी। तो लोक सेवाओं की कार्यकुशलता, उनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के लिए ज़रूरी होता है कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टी से, उनकी आइडियोलॉजी से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करें, और जो बस गवर्नमेंट उन्हें पॉलिसी बना के दे रही है उन्हें सही तरीके से जनता के बीच में लागू करें, ताकि जो उनके गोल्स हैं, टारगेट हैं, वो पूरे हों। तो ये दिखा दें हम, फिर उसके बाद आए। लेकिन जैसा प्रश्न है कि लेकिन वर्तमान में इन चीज़ों का अभाव है, तो अब इसकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। लोक सेवकों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अब वो राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं है। आज की अगर बात करें तो देखिए, अभी आप पटना के डीजीपी जिन्होंने आनंद फानन में इस्तीफा दिया कि ताकि जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे, टिकट भी नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत केस में भूमिका उनकी हुआ कि नहीं, महाराष्ट्र ने आलोचना की कि उन्होंने राज्य के डीजीपी की भांति नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के भांति काम किया। आनंद फानन में एफआईआर दर्ज होके और सीबीआई जांच की अनुमति और बाकी सब चीज़ें, तो या और बहुत सारे ऐसे लोक सेवक जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं कि अब ये पॉलिटिकल, न्यायपालिका तक अब आरोप लग रहा है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर हो रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर बनाए दिए जा रहे हैं। तो चलिए खैर, ये न्यायपालिका की यहाँ बात नहीं है, लेकिन वैसे देखें तो कोई अछूता नहीं है जिसके ऊपर आज ये आरोप ना हो। हालांकि ये भी सही है, हम देखेंगे कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का पूरी तरह से पालन कर पाना संभव नहीं होता है। भाई वोट डालता है पब्लिक सर्वेंट, और वोट भी डालता है तो किसी ना किसी पार्टी या उसकी आइडियोलॉजी के प्रति उसका
झुकाव है तभी वो वोट डालता है उसको। फिर है कि भाई अब तो सुधार करने पड़ेंगे हमें, तो बिल्कुल सिविल सर्विस रिफॉर्म, सेकेंड ARC ने भी बात की, तो सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हम उनके रिक्रूटमेंट सिस्टम हो, ट्रेनिंग हो, प्रमोशन हो, ट्रांसफ़र, जितने ये सिस्टम हैं सबको बदलें। ट्रांसफ़र सिस्टम अभी नेताओं मंत्रियों के हाथों में है, तो देखिए कठपुतली बन जाते हैं सिविल सर्वेंट। बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है सिस्टम का। अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। आप IAS बन गए, लेकिन अब कलेक्टर बनेंगे, कब बनेंगे, किस जिले के बनेंगे, अब यहाँ से टोटल पॉलिटिकल रिलेशन चाहिए होते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, सैलरी हो, ये सारी चीज़ें की सिविल सर्विस रिफॉर्म्स होंगे, सिविल सेवाएं ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगी, ज़्यादा न्यूट्रल होकर काम कर पाएंगी। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर दीजिए फिर उसको कुछ सुझाव देते हुए सुधार के। चाहें तो आप सेकेंड ARC के भी कुछ सुझाव कोट कर सकते हैं। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के लिए सेकेंड ARC ने सुझाव दिए, आप चाहें तो उनको भी कुछ कोट कर सकते हैं। तो ये 2017 का अगला प्रश्न। तीन प्रश्न ही थे 2017 में मेरे अनुसार। सो आगे चलें 2016। 2016 है अर्ध न्यायिक या न्यायिक वत निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 200 शब्द, 12.5, 12.5 अंक। What is a quasi-judicial body? Explain with the help of concrete examples. तो क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक निकाय क्या हैं हमें बताना है और फिर कुछ एग्जाम्पल देना है। तो प्रश्न बहुत आसान, एकदम सीधा सा प्रश्न है। दो पार्ट प्रश्न के, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या है, मीनिंग, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स। तो हम मीनिंग लिख दें पहले, देन एग्जाम्पल्स कोट कर देंगे। क्वासी जुडिशियल बॉडी ऐसी बॉडी, ऐसे निकाय होते हैं जो न्यायपालिका का अंग नहीं होते लेकिन काम न्यायपालिका का करते हैं, तो इसलिए हम उन्हें क्वासी जुडिशियल कहते हैं। क्वासी का मतलब होता है लगभग उसके जैसा। तो क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक मतलब लगभग न्यायिक जैसा। काम न्यायपालिका का कर रहे तो लेकिन न्यायपालिका का अंग नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं लगभग न्यायिक जैसा, क्वासी जुडिशियल। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो न्यायपालिका हर तरह के मामले सुनेगी, हर तरह के विवाद निपटाएगी। जो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं, ये कोई पर्टिकुलर फील्ड के ही मामले या विवाद सुनने के लिए बनाए जाएंगे। हर तरह के मामले नहीं सुनेंगे, ये हर तरह के विवाद नहीं निपटाएंगे ये। तो ये भी एक विशेषता है कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट है हर तरह के मामले सुनते हैं, विवाद निपटाते हैं, लेकिन क्वासी जुडिशियल पर्टिकुलर है। तो हमें ये दिखाना है फर्स्ट, और फिर एग्जाम्पल है तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत अच्छा उदाहरण है। संसद की समिति है,
लेकिन सीएजी और सरकार के किसी मंत्रालय के बीच में कोई विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान करती है। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, संसद की समिति होके न्यायपालिका का काम कर रही है। कैट की बात कर रहे थे पिछले प्रश्नों में हम, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी है। न्यायपालिका का अंग नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हमने आर्टिकल 323A के तहत बनाया है। एनजीटी की हम बात कर रहे थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेवियर्डा, ट्राई, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सब देखें आप तो। सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीआईसी, इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इवन इलेक्शन कमीशन भी कई तरह के विवाद निपटाता है चुनाव से जुड़े हुए, सब ये अर्ध न्यायिक है। क्वासी जुडिशियल है, न्यायपालिका का पार्ट नहीं है, लेकिन काम न्यायपालिका वाला कर रहे हैं। आपको बस 4-5 लिख दीजिए, उनके बारे में 2-2, 4-4 लाइनें लिख दीजिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एनजीटी, इल्डा सेवी, कैट, 2-2, 4-4 लाइन इनके बारे में लिख दीजिए कि क्या काम है इनके, बस हो जाएगा। तो आसान प्रश्न ही है, सीधा प्रश्न। तो एक प्रश्न है ये पहला। दूसरा देखिए, भारतीय शासकीय तंत्र में गैर राजकीय कर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 200 शब्द, 12.5 अंक। In the Indian governance system, the role of non-state actors has been only marginal. Critically examine this statement. 200 word, 12.5 marks. तो बताएगा कोई, बताना चाहता है कोई कुछ इसके बारे में? बताइए कोई अगर कुछ बताना चाहता है तो। क्या मतलब है गैर राजकीय कर्ताओं से? सर इसमें तो सिविल सर्विस की भूमिका बता सकते हैं, गैर राजकीय कर्ताओं से भूमिका। सिविल सर्विस गैर राजकीय है? सिविल सर्विस तो राजकीय है, सरकारी है वो, तो वो कहाँ गैर राजकीय है? एनजीओ और सिविल सोसाइटी। जी जी, गैर राजकीय मतलब सिविल सोसाइटी, थर्ड पार्टी, एनजीओ वगैरह, वही प्रेशर ग्रुप वगैरह। तो उन्हीं की भूमिका पूछी जा रही है कि लिमिटेड रोल रहा है हमारे देश में। तो फिर आप शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले तो दिखाएं कि होता क्या है ये गैर राजकीय, करता क्या है। अरे ये क्या हो गया, शायद हमसे गलती से ये बटन दब गया। ये गैर राजकीय करता क्या है? नॉन स्टेट एक्टर। सबसे पहले हमें इनका मीनिंग लिखना है। तो दूसरे शब्दों में हम इन्हें कहते हैं नागरिक समुदाय या सभ्य समाज, सिविल सोसाइटी। एक टॉपिक हमने बताया था, सिलेबस डिस्कस कर रहे थे कि हम पढ़ेंगे, टॉपिक लिखा नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। तो ऐसी संस्थाएं जो ना सरकारी हो ना बाजारी हो, उन्हें हम सिविल सोसाइटी या थर्ड पार्टी की संज्ञा देते हैं। एनजीओ हैं उसमें, प्रेशर ग्रुप हैं उसमें,
युवा संगठन, महिला संगठन, ये सब आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अर्थ हो जाएगा। सेकेंड पार्ट उनका रोल है। क्या रोल निभाते हैं ये, तो थोड़ा सा रोल की चर्चा कीजिए। दिखाइए कि बिफोर इंडिपेंडेंसी रोल रहा है सिविल सोसाइटी का। बहुत सारे ऐसे संगठन देखें आप, चाहे वो राजा राम मोहन राय की तरफ से किए गए प्रयास हों, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, ईसाई मिशनरीज हो, बहुत सारे एनजीओ संस्थाएं रही हैं जिन्होंने जनता के हितों कल्याण के लिए काम किए, सरकार पे दबाव बनाने में भूमिका निभाई, जनता की समस्याओं के समाधान। तो थोड़ा सा हम वो दिखाएं, फिर हम थोड़ा सा दिखा दें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और स्पेशली आफ्टर एलपीजी भी काफ़ी भूमिका बढ़ाने पे बल दिया गया सिविल सोसाइटी। सेकेंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में 1988 में, तो उसमें तो जोरी था थर्ड पार्टी गवर्नमेंट के ऊपर। थोड़ा सा वर्तमान समय की चर्चा कर लें हम, उसके एग्जाम्पल कुछ आप चाहें तो डाल दें। तो अभी रिसेंटली किसान आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं, या इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले जन लोकपाल को लेके आंदोलन की बात कर रहे हैं, या उसी तरह से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भ्रष्टाचार हो, बहुत सारी संस्थाएं सिविल सोसाइटी जो काम कर रही हैं पानी बचाने के लिए या पेड़ बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण से लेके ह्यूमन राइट्स से लेके। तो आप कुछ एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं वर्तमान में। लेकिन फिर आपको दिखाना है कि भूमिका सीमित रही है। चूंकि हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो दोनों पक्ष दिखाने हैं, तो पहले तो हमने ये दिखा दिया कि भूमिका रही है महत्वपूर्ण। लेकिन अब क्रिटिकली एग्जामिन में हमें ये भी दिखाना है कि भाई इनकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस फिर आप देखिए बहुत सारी आजकल भी चर्चा में, कितने सारे एनजीओ सिविल सोसाइटी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बैन किया है। एफसीआरए एक्ट को हमने और कड़ा बनाया है ताकि जो फॉरेन फंडिंग होती थी, विदेशी फंडिंग, उसका जो मिसयूज कर रहे थे एनजीओ वगैरह, तो उसे हम रोक पाएं, सोर्स का पता लग पाए हमें। धर्म परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं, नक्सलियों को, टेररिस्ट को मदद के आरोप लग रहे हैं एनजीओस के ऊपर। इवन सत्ता परिवर्तन हो, सरकार को अस्थिर करने में भूमिका जो टुकड़े टुकड़े गैंग या शहर अर्बन नक्सली और क्या क्या हम लोग देख रहे हैं। अगेंस्ट सीए वगैरह का विरोध तो देखिए आपकी जेएनयू और कहाँ कहाँ के अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, और कभी उपाधियां लौटाना, कभी पुरस्कार लौटाना, तो बहुत सारे इनके दूसरे पक्ष भी। गांव में काम नहीं है, ज़्यादातर देखें तो शहरों में रहते हैं जहां खुद सुख सुविधाएं मिल पाए इन्हें पर्याप्त। तो हमें इनकी कमियां भी दिखा देनी है। ब्लैक मनी को वाइट बनाने से लेके जाकिर हुसैन, जाकिर नायक और क्या क्या हम देख रहे हैं कि भाई दिखावा ऐसे कर रहा है कि उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं हमारा, लेकिन वास्तव में क्या खेल चल रहा है पर्दे के पीछे। कैसे धीरे धीरे मन में लोगों के जहर घोल रहे हैं। और तो फिर हमें ये दिखा के कंक्लूड करना है अगेन कि भाई डेमोक्रेसी, ये जरूरत है हमें इस तरह की संस्थाओं की। अकेले सरकार के बस का सब कुछ नहीं है आजकल, लेकिन अब वहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये भूमिका प्रभावी तरीके से निभाएं, कुछ गड़बड़ गलत ना करें। तो चेक एंड बैलेंस होगा तो हम ज़्यादा बेहतर ढंग से फ़ायदा उठा पाएंगे इनका। जो उद्देश्य है इनके बनने के, वो उद्देश्य पूरे हो पाएंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर। विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन सहभागिता
अन्योन्याश्रित होती है। भारत के संदर्भ में इनके बीच के संबंध पर चर्चा कीजिए। 200 शब्द, 12.5 अंक। Effectiveness of the government system at various levels and people's participation in the governance system are interdependent. Discuss their relationship in the context of India. 200 word, 12.5 मार्क्स। तो देखिए, पीपुल्स पार्टिसिपेशन के ऊपर क्वेश्चन है। पीपुल्स पार्टिसिपेशन और इफेक्टिवनेस, इन दोनों को जोड़ा गया है कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। जितनी ज्यादा जन सहभागिता होगी उतना ज्यादा हम प्रशासन को प्रभावी बना पाएंगे। हालांकि यहाँ केवल सकारात्मक रूप ही हो ऐसा नहीं है, बस दोनों परस्पर निर्भर हैं। अब ये नेगेटिवली हो सकते हैं इंटरडिपेंडेंट। निर्भरता की बात हो रही, डिपेंडेंसी की, केवल पॉजिटिवली डिपेंडेंट है ये बात नहीं हो रही है। हाँ, मेनली हमें वही दिखाना है कि पॉजिटिवली डिपेंडेंट हैं। तो शुरुआत हम करें नागरिक और प्रशासन के आपसी संबंधों से। पीपुल्स एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस या नागरिक प्रशासन आपसी संबंध एक मैकेनिकल अप्रोच या आंतरिक दृष्टिकोण जो परंपरागत है, जो नागरिक और प्रशासन के बीच में दूरियां मेंटेन करने की बात करता है, जबकि दूसरा पार्टिसिपेशन अप्रोच या भागीदारी दृष्टिकोण जो नागरिक और प्रशासन के बीच की नजदीकियों पर बल देता है, प्रशासन में जन सहभागिता की बात करता है। वेलफेयर स्टेट में, गुड गवर्नेंस में हमें जन सहभागिता की जरूरत है, या जब जन सहभागिता हो तभी हम वेलफेयर, गुड गवर्नेंस जैसे जो हमारे लक्ष्य हैं हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। मेनली हमें प्रश्न में फोकस करना है वही पीपुल्स पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता के ऊपर। तो दिखाना है हमें कि जन सहभागिता क्या है। प्रशासन जो भी वस्तुएं सेवाएं हमें प्रदान कर रहा है उस प्रोसेस में जनता को भागीदार बनाया जाए, जनता के विचार सुझाव राय आमंत्रित की जाए। आजकल mygov.in या और बहुत सारे तरीकों से सरकार ऐसा कर रही। हर महीने देखिए प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम है, हम ही लोगों से पूछते हैं बताइए किन मुद्दों पे हम चर्चा करें। तो जन सहभागिता क्या है हम दिखाएं, जन सहभागिता कैसे है कुछ एग्जाम्पल दें। उसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने कहा यही देखिए मन की बात का। माईगॉव पे जाइए, बहुत सारे आजकल तो ई गवर्नेंस के माध्यम से बहुत आसान हो गया हमारे लिए। उमंग ऐप वगैरह इतने ऐप बन गए हैं कि उनके माध्यम से हम अपनी शिकायतें समस्याएं इजीली रख सकते हैं सरकार के पास। तो हमने मीनिंग बता दिया, थोड़ा उसके एप्लीकेशन बता दिए, कहाँ कैसे यूज हो रहा है जन सहभागिता का वो दिखा दिया, क्यों ज़रूरत है बता दी वेलफेयर में या डेमोक्रेसी में, गुड गवर्नेंस में। और तब उसके बाद फिर हमें दिखाना है कि इसके फायदे क्या हैं। तो जन सहभागिता के जो फायदे हैं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, उनकी चर्चा करनी है। कैसे हम प्रशासन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं अगर पीपुल्स पार्टिसिपेशन हो तो बहुत सारे फायदे पढ़ेंगे हम प्रशासन में जन सहभागिता के। जब प्रशासन के निर्णयों में जनता भागीदार होती है तो जनता की समस्याएं जो प्रॉब्लम है पता लग जाती हैं, जो लोकल सिचुएशंस हैं पता लग जाती हैं, लोकल लेवल पे कौन से रिसोर्स किस मात्रा में उपलब्ध हैं पता लग जाते हैं, लोगों के फीडबैक क्या है गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में पता लग जाते हैं।
सारा डेटा मिल जाता है प्रशासन को, एक दूसरे से एक जुड़ाव होता है, जनता प्रशासन का रिलेशनशिप अच्छी होती है। इन सब के बाद जो पॉलिसी बनती हैं, नीतियाँ बनती हैं, ज़्यादा रियलिस्टिक होती हैं, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है उनकी। ऐसी नीतियों को जनता सपोर्ट ज़्यादा करती है क्योंकि उसे पता है कि भाई उससे पूछ के नीति बनी है। तो ये सब हमें फायदे दिखा देने पीपुल्स पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता के। करप्शन रुकता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, बहुत सारे फायदे। हालांकि थोड़ा सा दिक्कतें भी हैं, 2-4 आपको वो भी लिखना है। कई बार कामों में विलंब होने लगता है, जनता उतनी जागरूक नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो दिक्कतें होती हैं। समाज के एक पर्टिकुलर वर्ग की ही भागीदारी हो पाती है जो साधन संपन्न है, पढ़ा लिखा है। तो कुछ हमें कमियां भी दिखानी है। कंक्लूड कर दें तो इस तरीके से देखेंगे, ये प्रशासन में जन सहभागिता का प्रश्न हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है ट्रांसपेरेंसी। इंटरनेशनल के ईमानदारी सूचकांक में भारत काफी नीचे के पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है। 200 शब्द, 12.5 अंक। In the integrity index of Transparency International, India stands very low. Discuss briefly the legal, political, economic, social and cultural factors that have caused the decline of public morality in India. तो करप्शन के ऊपर प्रश्न है। करप्शन सिलेबस में एथिक्स वाले 4th पेपर में है, लेकिन जब सिलेबस हम देख रहे थे तो हमने कहा था हम गवर्नेंस में भी यहां आपसे चर्चा करेंगे। करप्शन के कारण पूछे जा रहे हैं प्रश्न में। विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक, इन सब की वजह से प्रशासन में भ्रष्टाचार, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इन सब की वजह से प्रशासन में भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है। जर्मनी बेस्ड एक एनजीओ है, 1993 से दुनिया के विभिन्न देशों की रैंकिंग देता है करप्शन के बारे में। भारत की रैंक आप देखें 77, 78 के आसपास होती है, मतलब ठीक ठाक करप्शन वाले देशों की सूची में होता है भारत। कभी 2 ऊपर, कभी 2 नीचे, वही 78, 80 इस रेंज में होता है। यूपीए सरकार के समय बहुत ज्यादा था भ्रष्टाचार, चरम सीमा पे। 10 लाख करोड़ के घोटाले पकड़े गए, आरोप लगे। तो हमें थोड़ा सा वो दिखाना है पहले, और फिर बस अब करप्शन के कारण पूछे जा रहे हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, विधिक, हमें कारण बताने हैं। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, गरीबी, बेरोजगारी है, समाज में अब सम्मान मिल गया है हमारे देश में, पैसे से सम्मान होता है, उसके लिए लोग गलत तरीके भी अपनाते हैं। कानून जटिल हैं, अपर्याप्त हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया में दोष हैं, सबकी वजह से भ्रष्टाचार है। ब्लैक मनी है, डिमांड एंड सप्लाई कम है, भौतिकतावादी संस्कृति इतनी हो गई है। तो हमें बस डिफरेंट रीजन दिखा देने हैं करप्शन के। तो ये अगला प्रश्न है। रोक रहे हैं आज यहीं, अभी कुछ और प्रश्न हैं 2016 में, तो कल बात करेंगे, और फिर उसके बाद 2015-14 कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग।
पूछना है कुछ किसी को? कुछ नहीं? तो चलिए आज रोक रहे हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। सो 2016 के जो बचे हुए प्रश्न उनकी बात होगी और फिर उसी तरह से 15, 14, 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए सो फिर आज रोक रहे हैं यहीं। धन्यवाद।